हमारा पिछला जो टॉपिक था उसमें हमने जाना था ट्राइबल कम्युनिटीज के बारे में। अब हम बात करते हैं फैमिली एंड किनशिप की। ईच ऑफ अस इज बोर्न इनटू अ फैमिली एंड मोस्ट ऑफ अस स्पेंड लॉन्ग इयर्स विद इन इट। हम सब जो है एक परिवार में पैदा होते हैं और एक ऐसा परिवार जिसके साथ हम बहुत सारे साल गुजारते हैं। यूजुअली वी फील वेरी स्ट्रांगली अबाउट अवर फैमिली। मतलब जब हमारी एक फैमिली होती है हम अपने आप को काफी एक स्ट्रांग महसूस करते हैं। Sometimes we feel very good about our parents, grandparents, siblings, uncles, aunts and cousins, whereas at others we don't. कई बार हमें बहुत अच्छा लगता है हमारे पेरेंट्स को लेकर, ग्रैंड पेरेंट्स को, जो भाई बहन हैं, अंकल आंट्स हैं, कजिन्स हैं। कई बार हमें नहीं लगता। On the one hand, we resent their interference and yet we miss their overbearing ways when we are away from them. कभी हमें एक तरफ अच्छा नहीं लगता कि वो हर बात में दखल देते हैं, लेकिन यहीं पर अगर हम उनसे दूर होते हैं तो फिर हम उनके जो तौर तरीके उनको मिस करते हैं। द फैमिली इज अ स्पेस ऑफ ग्रेट वार्मथ एंड केयर। फैमिली यानी जो परिवार होता है वो एक ऐसी जगह है जहां हमें बहुत ज्यादा हमारा ध्यान रखा जाता है, हमें एक अपनापन और एक अपनी प्यार मिलता है। इट हैज ऑल्सो बीन अ साइट ऑफ बिटर कॉन्फ्लिक्ट्स, इनजस्टिस एंड वायलेंस। वहीं पर परिवार में आपको मतभेद भी मिलेंगे, अन्याय भी होगा, हिंसा भी होगी। Female infanticide, violent conflicts between brothers over property and ugly legal disputes are as much part of family and kinship as the stories of the compassion, sacrifice and care. अब फीमेल इन्फेंटिसाइड यानी कि अगर लड़की हुई है तो उसे मार देना, आपस में हिंसक मतभेद होना, दो भाइयों के बीच में प्रॉपर्टी को लेकर और भी बहुत सारे कानूनी मतभेद जो हैं या डिस्प्यूट्स हैं, ये सब फैमिली का हिस्सा है या एक ब्लड रिलेशनशिप का हिस्सा है। वहीं पर स्टोरीज जो है कंपैशन की भी है, सेक्रीफाइस की भी है, केयर की भी है। तो दोनों ही चीजें फिर देखने को मिलती हैं। द स्ट्रक्चर ऑफ द फैमिली कैन बी स्टडीड both as a social institution in itself and also in its relationship to the other social institutions of society. जिस तरह से परिवार का ढांचा बना होता है उसकी अगर हम एक तरह से स्टडी करें तो वो एक अपने आप में सामाजिक इंस्टीट्यूशन है और साथ ही साथ उसका रिश्ता जो समाज का सामाजिक इंस्टीट्यूशन है उससे भी है। In itself, a family can be defined as nuclear or extended. अपने आप में अगर परिवार को डिफाइन करें तो वो एक न्यूक्लियर भी हो सकता है और एक्सटेंडेड भी, यानी कि एक बहुत छोटा परिवार भी हो सकता है और एक बहुत बड़ा परिवार भी। इट कैन बी मेल हेडेड और फीमेल हेडेड। अब उस परिवार का जो मुखिया है वो मेल भी हो सकता है, फीमेल भी। द लाइन ऑफ डिसेंट कैन बी मैट्रिलिनियर और पैट्रिलिनियर। जो ओरिजिन की लाइन है यानी कि उसमें जो है मदर की साइड से भी हो सकते हैं, फादर की साइड से भी। दिस इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ द फैमिली इज यूजुअली रिलेटेड टू अदर स्ट्रक्चर्स ऑफ सोसाइटी, नेमली पॉलिटिकल, इकोनॉमिक, कल्चरल एक्सेट्रा। अब ये जो एक अंदरूनी ढांचा है परिवार का, ये काफी तरीके से जो और स्ट्रक्चर्स हैं सोसाइटी में, पॉलिटिकल, इकोनॉमिक, कल्चरल, उनसे काफी हद तक जुड़ा हुआ है। Thus, the migration of men from the villages of the Himalayan region can lead to an unusual proportion of women-headed families in the village. अब गांव के जैसे खास तौर से हिमालय रीजन के जो गांव के आदमी लोग हैं, अगर वो माइग्रेट कर जाते हैं, दूसरी जगह काम पे चले जाते हैं, तो घर में कौन बचेगा? विमेन। तो उनका एक अलग ही प्रोपोर्शन हो जाता है जिसमें ऐसे परिवार हो जाते हैं जहां फीमेल्स जो हैं वो गांव की हेड या घर की हेड हो जाती हैं। और the work schedules of young parents in the software industry in India may lead to the increasing number of grandparents moving in as caregivers to the young children. अब क्या होता है, अगर हस्बैंड वाइफ दोनों ही जॉब कर रहे हैं, शहर में है, तो उनका सॉफ्टवेयर ऐसा का काम है कि जिसमें उनको हमेशा जॉब पे ही रहना होता है, तो पीछे बच्चों की देखभाल कौन करेगा? ऐसे में वो लोग क्या करते हैं, जो ग्रैंड पेरेंट्स होते हैं उनको गांव से बुला लेते हैं ताकि वो जो है घर में रहें और उनके बच्चों के लिए एक तरह से हेल्प हो जाए। द कॉम्पोजिशन ऑफ द फैमिली एंड स्ट्रक्चर देयर बाय चेंजेस। इस तरह से जो कंपोजिशन है फैमिली का, ये जो स्ट्रक्चर है वो बदल जाता है। एंड दीज चेंजेस कैन बी अंडरस्टूड इन रिलेशन टू अदर चेंजेस इन सोसाइटी। अब इन चेंजेस को अगर समझना है तो हम और जो चेंजेस होते हैं सोसाइटी में उनके बेसिस पे समझ सकते हैं। द फैमिली इज लिंक्ड टू द इकोनॉमिक, पॉलिटिकल, कल्चरल एंड एजुकेशनल स्फीयर्स। तो फैमिली जो है वो एक प्राइवेट स्फीयर है जो कि जुड़ी हुई है इकोनॉमिक, पॉलिटिकल, कल्चरल और एजुकेशनल स्फीयर से, जो कि एक तरह से पब्लिक स्फीयर्स है। द फैमिली इज एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ अवर लाइफ। अब फैमिली जो है हमारी जिंदगी का एक बहुत अहम हिस्सा है, मुख्य हिस्सा है। वी टेक इट फॉर ग्रांटेड।
पर हम इसको जो है ग्रांटेड ले लेते हैं। वी ऑल्सो अज्यूम दैट अदर पीपल्स फैमिली मस्ट बी लाइक अवर ओन। अब मेरे एक सोचने का तरीका जो है ये हो जाता है कि और लोगों के परिवार भी हमारे जैसे ही होते हैं। This and other dimensions of the family have been discussed in chapter 1 of your class 11th textbook introducing society. अब ये वाला जो कॉन्सेप्ट है फैमिली का, ये डिस्कस किया गया था चैप्टर 1 में, जो आपकी क्लास 11 की टेक्स्ट बुक है इंट्रोड्यूसिंग सोसाइटी, उसमें। As we saw, however, families have different structures and these structure changes. अब हमने ये देखा कि जो फैमिलीज है उनका अलग ही एक ढांचा होता है और ये ढांचा बदलता रहता है। Sometimes these changes occur accidentally, as when war takes place or people migrate in search of work. अब ये जो बदलाव हैं ये कई बार अचानक से ही हो जाते हैं, जैसे बाई चांस वॉर हो गया या जो लोग हैं वो काम की तलाश में दूसरी जगह चले गए। Sometimes these changes are purposely brought about as when young people decide to choose their spouses instead of letting elders decide. कई बार ये बदलाव जो है जानबूझ के किए जाते हैं, जैसे कि जो यंग लोग हैं वो कहते हैं कि भाई हम अपना लाइफ पार्टनर खुद चुनेंगे, हम नहीं चाहते कि हमारा जो एल्डर्स हैं उसको वो डिसाइड करें कि हमारे लिए कौन लाइफ पार्टनर होगा। और व्हेन द सेम सेक्स लव इज एक्सप्रेस्ड ओपनली इन द सोसाइटी, या फिर आप अपने जो लव को व्यक्त करते हैं समाज में खुलेआम, तो इससे भी जो है फैमिली में काफी ज्यादा चेंजेस आते हैं। द प्रेजेंट स्टडी डील्स विद द मुस्लिम बिरादरी कॉल्ड द मुल्तानी लोहार्स। अब ये जो हम केस स्टडी कर रहे हैं ये एक तरह से मुस्लिम बिरादरी की डील करती है, कम्युनिटी से, जिसको हम मुल्तानी लोहार्स कहते हैं। कारखानेदार इज अ वर्नाकुलर टर्म यूज्ड फॉर अ पर्सन एंगेज्ड इन द बिजनेस ऑफ मैन्युफैक्चरिंग ऑफ व्हिच ही इज जनरली द ओनर। कारखानेदार हम उस टर्म को यूज कर रहे हैं एक ऐसे इंसान के लिए जो बिजनेस करता है मैन्युफैक्चरिंग का और वो उसका खुद भी मालिक है। द कारखानास अंडर स्टडी ऑपरेट इन डोमेस्टिक कंडीशंस and therefore have certain pervasive effects on the life of कारखानेदार्स who work with them. ये जो कारखाने होते हैं ये घरेलू एक तरह से हालात में ऑपरेट होते हैं और इनका जो है एक विस्तार पूर्वक असर होता है कारखाने की जिंदगी, जो कारखानेदार हैं उनकी जिंदगी पर जो उसमें काम करते हैं। द फॉलोइंग केस इलस्ट्रेट्स दिस। अब आपको एक केस बताते हैं। महमूद एज ऑफ 40 years was living with his 2 younger brothers, one of whom was married. महमूद जिनकी उम्र 40 साल है अपने 2 छोटे भाइयों के साथ रहते हैं जिसमें एक की शादी हो चुकी है। He had 3 children and was the head of the complex household. अब ये जो महमूद है इनके 3 बच्चे हैं और ये जो हैं अपने घर के एक तरह से मुखिया हैं। All the 3 brothers were employed in various कारखानास and factories as skilled workers. तीनों ही भाई अलग अलग कारखानों और फैक्ट्री में काम करते हैं एक स्किल्ड वर्कर के तौर पे। महमूद सक्सेसफुली फैब्रिकेटेड replica of a motor part, the import of which has been banned. महमूद जो है एक मोटर पार्ट जो कि जिसको बैन किया हुआ है कि उसको बाहर से नहीं मंगाया जा सकता है, उसकी बहुत अच्छे से डुप्लीकेट कॉपी बना सकते हैं। This greatly encouraged him to start his own कारखाना और यही सोचकर उन्होंने जो है अपना खुद का कारखाना शुरू किया। Later it was decided that 2 कारखानास should be set up to manufacture the motor part. बाद में ये डिसाइड किया कि 2 कारखाने बनाने पड़ेंगे ताकि इस मोटर पार्ट को बनाया जा सके। One of was to be owned by the 2 elder brothers and the other by the youngest, provided the setup as a separate household. एक में 2 बड़े भाई का होगा, मतलब उनके मालिक होंगे, और जो बचा हुआ तीसरा है उसका जो यंगेस्ट ब्रदर है, 2 कारखाने खुल रहे हैं तो 2 बड़े भाई एक के मालिक हो गए और जो छोटा भाई है उसको एक सेपरेट हाउस होल्ड की तरह एक कारखाना दिया जा रहा है। Rashid set up an independent household consisting of his wife and unmarried children. अब रशीद ने जो है अपना एक इंडिपेंडेंट हाउस होल्ड बना लिया जिसमें उनकी वाइफ और जो अनमैरिड बच्चे हैं वो रहते हैं। Therefore, one complex household comprising 3 married brothers gave birth to a simple household as a result of new entrepreneurial opportunities. तो जहां अभी तीनों एक साथ रहते थे वहीं पे मतलब तीनों मैरिड ब्रदर्स थे जिसमें कि अब एक सिंपल हाउस होल्ड बन गया नए एंटरप्रेन्योर मौके मिलने की वजह से। मतलब उनको जो है जब कारखाने का मालिक बना दिया तो उन्होंने अपने को एक तरह से सेपरेट कर लिया, अब उनका ही परिवार उसमें है। एक्सेप्टेड फ्रॉम द एसएम अकरम रिजवी किनशिप एंड इंडस्ट्री अमंग द मुस्लिम कारखानेदार इन दिल्ली। ये जो पार्ट दिया गया है ये एसएम अकरम रिजवी के किनशिप एंड इंडस्ट्री अमंग द मुस्लिम कारखानेदार इन दिल्ली से लिया गया है। इन इम्तियाज अहमद फैमिली किनशिप एंड मैरिज अमंग मुस्लिम्स इन इंडिया, न्यू दिल्ली, मनोहर 1976, पेज 27 to 48। ये उतने बीच का आपको एक तरह से एक्सेप्ट दिया गया है।
It is evident from the kind of changes that takes place that not only our family structures change, but cultural ideas, norms and values also change. अब ये जो है इस तरह के बदलाव से पता चलता है कि खाली फैमिली का ही स्ट्रक्चर नहीं चेंज होता, बल्कि उनके जो कल्चरल आइडियाज हैं, उनके रूल्स हैं, उनकी वैल्यूज हैं, वो सब भी जो हैं बदल जाते हैं. These changes are, however, not so easy to bring about. ये बदलाव इतने आसान नहीं है लाने. Both history and contemporary times suggest that often changes in family and marriage norms are resisted violently. चाहे हमारा इतिहास हो या उस जमाने का जो एक चलता होगा ट्रेंड, वो ये बताता है कि अगर फैमिली में बदलाव होते हैं या मैरिजेस में बदलाव होते हैं तो उसमें काफी जो है उनको विरोध में हिंसा भी होती है. मतलब बहुत से लोग नहीं बदलाव चाहते तो वो काफी ज्यादा हिंसात्मक हो जाते हैं. द फैमिली हैज मेनी डायमेंशंस टू इट. अब फैमिली जो है उसकी भी बहुत सारी डायमेंशंस हैं. इन इंडिया, हाउएवर, डिस्कशन ऑन द फैमिली हैव ऑफन रिवॉल्व्ड अराउंड द न्यूक्लियर एंड एक्सटेंडेड फैमिली. अब इंडिया में ज्यादातर हम जब भी फैमिली के बारे में डिस्कस करते हैं तो हमारा मेनली होता है कि वो न्यूक्लियर फैमिली है या एक्सटेंडेड, मतलब कि एक बहुत छोटा परिवार है या एक जॉइंट फैमिली है, काफी बड़ा परिवार है. A nuclear family consists of one set of parents and their children. न्यूक्लियर फैमिली क्या होती है? उसमें सिर्फ माँ बाप होते हैं और बच्चे होते हैं. An extended family, commonly known as the joint family, can take different forms but has more than one couple and often more than two generations living together. अब वही जो एक्सटेंडेड फैमिली होती है जिसको हम ज्यादातर जॉइंट फैमिली कहते हैं, ये अलग अलग तरीके की हो सकती है, लेकिन इसमें ज्यादातर एक से ज्यादा कपल्स होते हैं और दो या दो से ज्यादा जनरेशंस भी हैं जो साथ में रहती हैं. This could be a set of brothers with their individual families or an elderly couple with their sons and grandsons and their respective families. अब इसमें क्या हो सकता है? दो भाई एक साथ रह रहे हैं जिनके अपने अपने परिवार हैं, या एक बुजुर्ग परिवार रह रहा है जिसमें उनके बेटे रहते हैं, उनके ग्रैंडसन्स रहते हैं और सबके अपने अपने परिवार हैं. The extended family often is seen as a symptomatic of India. हमारे यहाँ ज्यादातर इंडिया में जो एक्सटेंडेड फैमिली है वो ही ज्यादा एक तरह से चलती है. Yet is there is no by means the dominant form now or earlier. It was confined to certain sections and certain regions of the community. लेकिन अब जो है ये एक तरह से बहुत ज्यादा डोमिनेंट नहीं रह गई है. ये या तो कुछ सेक्शंस में है या कुछ पर्टिकुलर क्षेत्र है कम्युनिटी के यहाँ जहां पर आपको इस तरह के परिवार मिलेंगे. Indeed, the term joint family itself is not a native category. अपने आप में कोई एक कैटेगरी नहीं है joint family. As I.P. Desai observed, the expression joint family is not the translation of any Indian word like that. देसाई जो है I.P. देसाई वो कहते हैं कि जो हम कहते हैं joint family, ये किसी इंडियन वर्ड का ट्रांसलेशन नहीं है. It is interesting to know that the words used for the joint family in most of the Indian languages are the equivalent of translations of the English word joint family. सबसे इंटरेस्टिंग बात क्या है कि ये जो वर्ड्स हम यूज करते हैं जॉइंट फैमिली के लिए ज्यादातर अपनी इंडियन भाषा में, ये एक तरह से बराबर है जो इंग्लिश वर्ड का ट्रांसलेशन है जॉइंट फैमिली उसके ऐसे. द डाइवर्स फॉर्म्स ऑफ द फैमिली. स्टडीज हैव शोन हाउ डाइवर्स फैमिलीज फॉर्म्ड आर फाउंड इन डिफरेंट सोसाइटीज. अलग अलग तरीके के परिवार जो हैं वो देखने को मिलते हैं समाज में. विद रिगार्ड्स टू द रूल ऑफ रेजिडेंस, सम सोसाइटीज आर matrilocal in their marriage and family customs while others are patrilocal. अब अगर रहने का जो रूल है उसके हिसाब से अगर बात करें तो कुछ समाज ऐसे हैं जो मैट्रीलोकल हैं मैरिज में, यानी कि जो हस्बैंड है वो वाइफ के यहाँ रहने चला जाएगा, एंड फैमिली कस्टम्स व्हाइल अदर्स आर पैट्रीलोकल. वहीं पर कुछ ऐसी होती है जिसमें वाइफ जो है वो हस्बैंड के यहाँ रहने आती है. In the first case, the newly married couple stays with the women parents, whereas in the second case, the couple lives with the man's parents. वही मैट्रीलोकल और पैट्रीलोकल क्या बताया है कि पहले केस में क्या है कि जो न्यूली मैरिड कपल है वो विमेन के पेरेंट्स जो है वहां रहेगा उनके साथ, जबकि सेकंड केस में क्या है कपल जो है वो मैन के पेरेंट्स के साथ रहेंगे. विद रिगार्ड टू द रूल्स ऑफ इनहेरिटेंस, मैट्रिलिनियल सोसाइटीज पास ऑन प्रॉपर्टी फ्रॉम मदर टू डॉटर, व्हाइल पैट्रिलिनियल सोसाइटीज डू सो फ्रॉम फादर टू सन. अब यहीं पर जो विरासत वाली बात होती है उसके जो रूल्स हैं उसमें जो मैट्रिलिनियल सोसाइटीज हैं उनमें प्रॉपर्टी जो है वो मदर से डॉटर के पास जाती है, वहीं पर जो पैट्रिलिनियल सोसाइटीज हैं उसमें फादर से सन के पास. A patriarchal family structure exists where the men exercise authority and dominance, and matriarchy where the women plays a similar dominant role. अब इसी तरह से पैट्रियार्कल फैमिली क्या हुई
वहां पर मेन जो है उसकी पूरी अथॉरिटी चलती है, उसका पूरा दबदबा है। वहीं मैट्रियार्की में क्या है, विमेन जो है वो एक तरह से बिल्कुल सेम रोल प्ले करती है जो मेन का होता है। However, matriarchy, unlike patriarchy, has been a theoretical rather than an empirical concept. और मैट्रियार्की ज्यादातर एक तरह से थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट ही है, ज्यादातर पेट्रियार्कल ही चलता है। There is no historical or anthropological evidence of matriarchy, that is societies where women exercise dominance. कहीं भी ऐसा इतिहास में या एंथ्रोपोलॉजिकल ऐसा कोई एविडेंस नहीं मिलता देखने को कि ऐसे समाज में कि जहां विमेन जो है उनका बहुत ज्यादा होल्ड हो। However, there do exist matriarchal societies. ऐसा नहीं है, matrilineal societies हैं अभी भी, societies where women inherit property from their mothers but do not exercise control over it. ऐसा समाज है जहाँ पे विमेन को अपनी मदर की प्रॉपर्टी मिलती है पर वो उस पर बहुत ज्यादा कंट्रोल नहीं है उनका। ना ही ऐसा होता है, nor are they the decision makers in public affairs. ना ही वो जो है कोई भी पब्लिक मैटर्स होते हैं उनमें डिसीजन लेने का उनका कोई रोल होता है। The account of Khasi matrilineal in box 3.3 clarifies the distinction between matrilineal and matriarchy. ये जो खासी मैट्रिलिनी के बारे में बताया है इस बॉक्स 3.3 में, इसमें ये बताया गया है कि मैट्रिलिनी और मैट्रियार्की में डिफरेंस होता है। मैट्रियार्की क्या हुआ कि जहां पर विमेन का होल्ड होता है यानी हेड ऑफ द फैमिली हो गई। वहीं पर मैट्रिलिनी क्या है कि जो फीमेल हैं उन्हीं की ही तरफ से आगे बढ़ रही है। जैसे होता है ना कि बेटा, फिर बेटे के बाद बेटा, फिर उनकी लड़का, जो भी मतलब आगे होता है पेट्रियार्कल साइड से, वही उसी तरफ से मैट्रिलिनी में क्या होता है, जो लाइन ऑफ ओरिजिन है वो मदर की साइड से होती है। इट शोज द स्ट्रक्चरल टेंशंस क्रिएटेड बाय द मैट्रिलिनी व्हिच अफेक्ट बोथ मेन एंड वुमेन इन खासी सोसाइटी टुडे। अब ये जो चीज है ये दिखाती है कि किस तरह से स्ट्रक्चरल टेंशन रहती है मैट्रिलिनी की वजह से, जिसमें मेन और वुमेन दोनों को ही खासी सोसाइटी में असर पड़ता है। द मेघालय सक्सेशन एक्ट पास्ड बाय एन ऑल मेल मेघालय लेजिस्लेटिव असेंबली received the president's assent in 1986. मेघालय सक्सेशन एक्ट जो कि पास किया गया ऑल मेल मेघालय लेजिस्लेटिव असेंबली के द्वारा, इसे प्रेसिडेंट की मंजूरी मिल गई 1986 में। The Succession Act applies specifically to the Khasi and the Jaintia tribes of Meghalaya and confers on any Khasi and Jaintia of sound mind, not being a minor, the right to dispose of his self-acquired property at will. ये जो सक्सेशन है ये बताता है एक्ट की खास तौर से एप्लीकेबल है खासी और जैंतिया ट्राइब्स के, मेघालय वाले जो ट्राइब्स हैं इन पे एप्लीकेबल है। और कोई भी खासी या जैंतिया मतलब जो लोग हैं अगर वो सही माइंड के हैं, माइनर नहीं है, तो उनके पास पूरा अधिकार है कि वो अपनी हासिल की हुई प्रॉपर्टी को अपनी मर्जी से डिस्पोज कर सकते हैं। द प्रैक्टिस ऑफ मेकिंग आउट अ विल डज नॉट एग्जिस्ट इन खासी कस्टम। ये जो होता है कि हम एक विल लिख जा रहे हैं, वसीयत लिख जा रहे हैं, ये सब जो है खासी कस्टम में नहीं होता। खासी कस्टम प्रिस्क्राइब्स द डिवोल्यूशन ऑफ एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी इन द फीमेल लाइन। खासी कस्टम में क्या है कि जो एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी है वो फीमेल लाइन में सौंप दी जाती है। देयर इज अ फीलिंग स्पेशली अमंग द एजुकेटेड खासी दैट देयर रूल्स ऑफ किनशिप एंड इनहेरिटेंस आर बायस्ड इन फेवर ऑफ वुमेन एंड आर टू रिस्ट्रिक्टिव। अब कहीं ना कहीं एक फीलिंग है खास तौर से जो पढ़े लिखे खासी हैं उनमें कि ये जो रूल्स हैं किनशिप के, इनहेरिटेंस के, ये पूरी तरह से फेवर में है विमेन के और बहुत ज्यादा रिस्ट्रिक्टिव है। द सक्सेशन एक्ट इज देयरफॉर सीन एज एन अटेम्प्ट ऑफ रिमूविंग सच रिस्ट्रिक्शंस एंड एट करेक्टिंग द परसीव्ड फीमेल बायस इन द खासी ट्रेडिशन। तो ये जो सक्सेशन एक्ट है ये एक तरह की कोशिश करी गई है कि रिमूव किए जा सके उन रिस्ट्रिक्शंस को, या जो फीमेल बायस चल रहा है कास्ट ट्रेडिशन में कि फीमेल के ही फेवर में है, उस चीज को थोड़ा करेक्ट किया जा सके। टू असेस वेदर द पॉपुलर परसेप्शन ऑफ फीमेल बायस इन कास्ट ट्रेडिशन इज इंडीड valid, it is necessary to view the Khasi matrilineal system in the context of the prevalent gender relations and the definitions of gender roles. अब ये जांचने के लिए कि ये जो पॉपुलर परसेप्शन चल रहा है फीमेल बायस होने का खासी ट्रेडिशन में ये वैलिड है, इसके लिए बहुत जरूरी है कि हमें देखना होगा कि जो खासी मैट्रिलिनियल सिस्टम है उसको हमें जानना पड़ेगा, जो कैसे
जेंडर रिलेशंस चल रहे हैं उनके बेसिस पे, या क्या डेफिनेशन है जेंडर रोल्स की उनके बेसिस पे, तभी हम बता पाएंगे कि ये जो चल रहा है फीमेल बायस का ट्रेडिशन, ये क्या कहते हैं वैलिड है भी या नहीं। Several scholars have highlighted the inherent contradictions in the matrilineal system. बहुत सारे स्कॉलर्स ने इस चीज को हाईलाइट किया है कि ये जो विरोधाभास है मैट्रिलिनियल सिस्टम में, ये काफी देखने को मिलता है। One such contradiction arises from the separation of the line of descent and inheritance on one hand and the structure of authority and control on the other. एक इसी तरीके का विरोधाभास उठता है कि सेपरेशन में जो ओरिजिन की लाइन है या इनहेरिटेंस की लाइन है, एक तरफ वो है और दूसरी तरफ स्ट्रक्चर है अथॉरिटी का या कंट्रोल किसको करना है वो है। द फॉर्मर which links the mother to the daughter comes in conflict with the latter which links the mother's brother to the sister's son. अब पहले में क्या है कि मदर जो है वो डॉटर से जुड़ी हुई है, यानी मदर के बाद प्रॉपर्टी डॉटर को जाएगी, वहीं पे उसमें मतभेद हो जाते हैं दूसरे में, यानी कि लेटर में क्या है, बाद वाले में क्या है कि मदर जो है, मदर के जो भाई हैं वो सिस्टर के सन से जुड़े हुए हैं। इन अदर वर्ड्स अ वुमन इनहेरिट्स प्रॉपर्टी फ्रॉम अ मदर एंड पासेस ऑन टू हर डॉटर। दूसरे शब्दों में कहें सिंपल लैंग्वेज में, एक वुमेन को प्रॉपर्टी मिली अपनी मदर से, उसने अपनी डॉटर को पास कर दी। व्हाइल अ मैन कंट्रोल्स हिज सिस्टर्स प्रॉपर्टी एंड पासेस ऑन द कंट्रोल टू हिज सिस्टर्स सन। अब वहीं पर एक आदमी जो है वो अपनी सिस्टर की प्रॉपर्टी को कंट्रोल कर रहा है और फिर उस कंट्रोल को जो है सिस्टर के लड़के को पास ऑन कर देता है। Thus, inheritance passes from mother to daughter, whereas control passes from uncle to nephew. तो एक तरह से इनहेरिटेंस जो है वो मदर से डॉटर के पास गई, लेकिन कंट्रोल कैसे गया, अंकल से नेफ्यू के पास। खासी मैट्रिलिनी जनरेट्स इंटेंस रोल कॉन्फ्लिक्ट फॉर मेन। अब खासी मैट्रिलिनी जो है इससे काफी ज्यादा जो रोल है वो मतभेद वाला होता है मेन के लिए। दे आर टॉर्न बिटवीन द रिस्पॉन्सिबिलिटीज टू देयर नेटल हाउस ऑन द वन हैंड and to their wife and children on the other hand. वो दोनों के बीच में एक तरह से पिस के रह जाते हैं, एक रिस्पॉन्सिबिलिटीज जो उनकी अपनी नेटिव हाउस के प्रति है और एक जिधर उनके बच्चे और वाइफ हैं। इन अ वे द स्ट्रेन जनरेटेड बाय सच रोल कॉन्फ्लिक्ट अफेक्ट्स खासी वुमेन मोर इंटेंसली। इससे एक जो तनाव जनरेट होता है उससे खासी वुमेन्स को ज्यादा परेशानी होती है। A woman can never be fully assured that her husband does not find his sister's house a more congenial place than her own. तो जो विमेन है वो कभी भी पूरी तरह से एश्योर नहीं हो पाती कि उनके हस्बैंड जो हैं उनको उनकी सिस्टर का हाउस जो है वो कहीं ज्यादा अनुकूल लगेगा अपने खुद के मुकाबले। Similarly, a sister will be apprehensive about her brother's commitment to her welfare because the wife with whom he lives can always pull him away from his responsibilities to his natal house. इस तरह से एक बहन जो है वो भी अपने भाई के कमिटमेंट को लेकर जो है थोड़ा सा संकोच में रहती है उनके भलाई को लेकर, क्योंकि वाइफ जो है जिसके साथ उनका भाई रहता है वो हमेशा उसको दूर ले जाएंगे उसकी जिम्मेदारियों से जो उसकी नेटिव हाउस के प्रति है। द women are more adversely affected than men by the role conflict generated in the Khasi matrilineal system, not only because men wield power and women are deprived of it, but also because the system is more lenient to men where there is a transition of रूल्स। अब विमेन्स जो हैं इन पर सबसे ज्यादा बुरा प्रभाव पड़ता है मेन के मुकाबले, क्योंकि ये जो रोल कॉन्फ्लिक्ट जनरेट होता है खासी मैट्रिलिनियल सिस्टम में, इससे क्या होता है परेशानी सबसे ज्यादा विमेन को होती है, क्योंकि मेन के पास पावर भी है विमेन के पास पावर नहीं है, और साथ ही साथ ये जो सिस्टम है ये ज्यादा लीनियंट है मेन के प्रति जब भी रूल्स को चेंज करने की बात आती है। Women possess only token authority in Khasi society. It is men who are the de facto power holders. Women तो बस खाली कहने के लिए अथॉरिटी है खासी सोसाइटी में, मेन तो सारी पावर्स मेन के हाथ में है। The system is indeed weighted in favor of male matrikin rather than the male patrikin. तो ये जो सिस्टम है ये ज्यादा फेवर है मेल मैट्रिकिन के मुकाबले के फेवर में है बजाय मेल पैट्रिकिन के। In other words, despite matrilineal, men are the power holders in Khasi society. The only difference is that the male relatives on his mother's side matter more than the relatives on his father's side. अब matrilineal होने के बावजूद men जो है वो ज्यादा पावर होल्डर्स होते हैं खासी सोसाइटी में। फर्क क्या है कि men के रिलेटिव जो उनकी मदर की साइड है उसके उनको ज्यादा फिक्र होती है बजाय उन रिलेटिव्स के जो उनके फादर की साइड। तो ये था आपका चैप्टर। आपको अच्छा लगा, समझ में आया? सब्सक्राइब करो माय चैनल असा एजुकेशन।